नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जिसे हम शायद रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर सोचते नहीं कि ये काम कैसे करती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसके आधार पर हम ईमेल की दुनिया को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना, जैसे कोई आप कह सकती हैं अवधारणा पहली बार सीखी जा रही हो। हर पहलू को धीरे धीरे बारीकी से और विस्तार से जानेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल असल में है क्या। सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, पर यह है इंटरनेट पर आधारित एक सेवा। सरल शब्दों में कहें तो इस सेवा का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति टेक्स्ट मतलब लिखित संदेश या फिर तस्वीरें इमेजेस, आवाज वाली फाइलें, ऑडियो या वीडियो क्लिप्स दुनिया भर में किसी भी दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है। इसके लिए बस एक चीज चाहिए होती है, भेजने वाले और पाने वाले का ईमेल पता यानी ईमेल एड्रेस। और ये ईमेल की सुविधा देने वाली कई कंपनियां हैं जिन्हें हम सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं। स्रोत में कई नाम दिए गए हैं, जैसे जीमेल, आउटलुक, याहू मेल, एप्पल मेल, ज़ोहो मेल और भी कई हैं। ये सब वो मंच या प्लेटफॉर्म है जो हमें ईमेल भेजने और प्राप्त करने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और इनमें से जीमेल, जिसे गूगल ने बनाया है, वो शायद सबसे ज्यादा लोकप्रिय और आप कह सकते हैं जाना माना नाम है। जीमेल एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब एक कंपनी जो ईमेल भेजने पाने की सेवा मुहैया कराती है। अच्छा, यहीं पर एक आम सवाल आता है, ईमेल और जीमेल, क्या ये एक ही चीज है या इनमें कोई फर्क है? अक्सर लोग इन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसमें फर्क समझना जरूरी है। देखिए, ईमेल एक व्यापक शब्द है। ये एक तकनीक है, एक तरीका है, इंटरनेट के जरिए डिजिटल संदेश भेजने और पाने का पूरा सिस्टम। जैसे हम कहते हैं चिट्ठी भेजना, वो एक प्रक्रिया है। अच्छा। दूसरी तरफ जीमेल, वो उस ईमेल तकनीक का इस्तेमाल करने वाली एक विशिष्ट सेवा है, एक स्पेसिफिक सर्विस जो गूगल नाम की कंपनी प्रदान करती है। तो जीमेल एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे आउटलुक या याहू मेल है। ओके। जीमेल मुफ्त सेवा है, लेकिन ये एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड है, मतलब एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड। गूगल इसमें विज्ञापन दिखाता है और उसी से कमाता है, और हमें ये सेवा मुफ्त में देता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, ईमेल वो पूरी डाक व्यवस्था है और जीमेल उस व्यवस्था के तहत काम करने वाला एक खास डाकघर है। ये अंतर स्पष्ट हुआ? हाँ, बिल्कुल। ईमेल एक सिस्टम है और जीमेल उस सिस्टम को इस्तेमाल करने वाली एक सेवा। ये समझना महत्वपूर्ण है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ये ईमेल का विचार ये आया कहाँ से? इसका इतिहास क्या है? ईमेल का इतिहास वाकई दिलचस्प है। पहला ईमेल संदेश साल 1971 में भेजा गया था। ये तारीख और इसे भेजने वाले का नाम याद रखना महत्वपूर्ण है। रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन, 1971। हाँ, उन्होंने ये ईमेल ARPANET नाम के एक कंप्यूटर नेटवर्क पर भेजा था। ARPANET को आज के इंटरनेट का कह सकते हैं पूर्वज माना जाता है। अच्छा, ARPANET। और दिलचस्प बात यह है कि रे टॉमलिंसन ने ही पहली बार ईमेल पते में यूजर नेम और होस्ट नेम को अलग करने के लिए @ का इस्तेमाल किया था, जो आज भी मानक है। उन्हें FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जनक भी माना जाता है। तो 1971 और रे टॉमलिंसन ये ईमेल की कहानी के शुरुआती बिंदु हैं। 1971, ये तो काफी पहले की बात है। और स्रोत में 1983 का भी जिक्र है। उस साल ईमेल की दुनिया में क्या खास हुआ? हाँ, 1983 एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस साल SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पेश किया गया। SMTP? हाँ, SMTP एक प्रोटोकॉल है जो TCP/IP सूट का हिस्सा है। TCP/IP वो नियमों का समूह है जो इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान को संभव बनाता है। SMTP के आने से ईमेल भेजने की प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित, मतलब ऑर्गेनाइज्ड और मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड हो गई। इसने तय किया कि ईमेल एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक कैसे जाएगा। तो 1971 में पहला ईमेल और 1983 में SMTP का आना, ये दो बड़ी घटनाएं थी। आपने प्रोटोकॉल शब्द का इस्तेमाल किया, आप SMTP। ये प्रोटोकॉल असल में होते क्या हैं? और क्या ईमेल के लिए सिर्फ SMTP ही इस्तेमाल होता है या और भी हैं? प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियमों का एक समूह, a set of rules। ये नियम तय करते हैं कि कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे से कैसे बात करेंगे, डेटा कैसे भेजेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, ताकि सब कुछ ठीक से काम करे। ईमेल सिस्टम कई प्रोटोकॉल पर निर्भर करता है।
स्रोत के आधार पर 4 मुख्य प्रोटोकॉल हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। पहला है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसा हमने अभी बात की, इसका मुख्य काम है ईमेल को भेजना, टू सेंड। जब आप सेंड बटन दबाते हैं तो SMTP प्रोटोकॉल ही आपके ईमेल को आपके मेल सर्वर से लेकर इंटरनेट के रास्ते प्राप्तकर्ता के मेल सर्वर तक पहुंचाने का काम करता है। तो SMTP मतलब सेंडिंग मेल, ईमेल भेजना। ठीक है, SMTP भेजने के लिए। दूसरा है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। अब ईमेल भेज तो दिया, उसे प्राप्त भी करना है। POP3 का काम है ईमेल को सर्वर से प्राप्त करना, रिसीव करना या रिट्रीव करना। ये आमतौर पर ईमेल को सर्वर से आपके कंप्यूटर या डिवाइस पर डाउनलोड कर लेता है। कई बार डाउनलोड करने के बाद ये सर्वर से ईमेल को हटा भी देता है, हालांकि इसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इसे ऐसा समझो जैसे आप डाकघर जाकर अपनी चिट्ठी ले आते हैं और अब वो चिट्ठी डाकघर में नहीं, आपके पास है। अच्छा, तो ये डाउनलोड कर लेता है। तीसरा है IMAP, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ये भी ईमेल प्राप्त करने का ही प्रोटोकॉल है, लेकिन POP3 से थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। IMAP आपको ईमेल को सर्वर पर ही एक्सेस करने, पढ़ने और व्यवस्थित करने की सुविधा देता है, बिना उन्हें आपके डिवाइस पर पूरी तरह डाउनलोड किए। ईमेल सर्वर पर ही रहते हैं। ओह, मतलब सर्वर पर ही। हाँ, इसका फायदा यह है कि आप अलग-अलग डिवाइस से, जैसे फोन, लैपटॉप, टैबलेट, अपना ईमेल अकाउंट खोलेंगे तो आपको वही ईमेल और फोल्डर स्ट्रक्चर दिखेगा, क्योंकि सब कुछ सर्वर पे सिंक रहता है। ये ऐसा है जैसे आप डाकघर जाकर अपनी चिट्ठी वहीं पढ़ लेते हैं और वहीं छोड़ देते हैं, घर नहीं लाते। आजकल ज्यादातर लोग IMAP का ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये ज्यादा सुविधाजनक लगता है। और चौथा है MIME, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये प्रोटोकॉल बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत में ईमेल सिर्फ प्लेन टेक्स्ट संदेश भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। MIME ने इसमें, आप कह सकते हैं, क्रांति ला दी। ये प्रोटोकॉल ईमेल को सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित न रखकर उसमें अन्य प्रकार की फाइलों को भी शामिल करने की अनुमति देता है, जैसे कि चित्र, इमेजेस, ऑडियो फाइलें, वीडियो क्लिप्स, PDF डॉक्यूमेंट्स वगैरह। आज जो हम ईमेल में अटैचमेंट भेज पाते हैं वो MIME की वजह से ही संभव है। तो ये चारों प्रोटोकॉल मिलकर पूरी ईमेल सिस्टम को चलाते हैं, SMTP, PO3, IMAP और MIME। स्रोत में एक चित्र भी है जो ईमेल के प्रवाह को दिखाता है। क्या आप उसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? बिल्कुल, कि एक ईमेल भेजने वाले से पाने वाले तक कैसे पहुंचता है? बिल्कुल, जरूर। वो चित्र इसी प्रक्रिया को दिखाता है। देखिए, एक, सबसे पहले भेजने वाला यानी सेंडर अपना ईमेल लिखता है और सेंड बटन दबाता है। 2, भेजने वाले का ईमेल प्रोग्राम जैसे Gmail SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग करके उस ईमेल को भेजने वाले के आउटगोइंग मेल सर्वर यानी SMTP सर्वर पर भेजता है। ओके। 3, अब भेजने वाले का SMTP सर्वर प्राप्तकर्ता के ईमेल पते को देखता है, ऐड के बाद वाला हिस्सा डोमेन नेम, और इंटरनेट के जरिए उस डोमेन से जुड़े इनकमिंग मेल सर्वर को ढूंढता है, मतलब रिसिपिएंट्स मेल सर्वर को। 4, फिर SMTP का इस्तेमाल करके ही ईमेल को प्राप्तकर्ता के मेल सर्वर तक भेज दिया जाता है। 5, प्राप्तकर्ता का मेल सर्वर उस ईमेल को प्राप्त करता है और उसे प्राप्तकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स में डाल देता है। ये मेल बॉक्स सर्वर पर एक स्टोरेज स्पेस होता है। 6, अंत में जब प्राप्तकर्ता अपना ईमेल प्रोग्राम खोलता है तो वो IMAP या POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग करके अपने मेल सर्वर से कनेक्ट होता है और अपने मेल बॉक्स से उस नए ईमेल को एक्सेस करता है या डाउनलोड करता है। तो इस तरह SMTP भेजने में और IMAP या POP3 प्राप्त करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वाह, ये पूरी प्रक्रिया पर्दे के पीछे चलती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। बहुत अच्छे से समझाया। अब जब हम खुद ईमेल लिखते हैं तो हमें स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है? मतलब एक ईमेल की बनावट या संरचना क्या होती है? स्ट्रक्चर, हाँ। एक सामान्य ईमेल के मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं, हेडर, बॉडी और अटैचमेंट। इन्हें समझना जरूरी है। पहला है हेडर। इसमें ईमेल के बारे में रूटिंग और मेटा जानकारी होती है। ईमेल कहाँ से आया, कहाँ जाना है, विषय क्या है वगैरह। इसमें कई फील्ड्स होती हैं, कुछ प्रमुख हैं। पहला टू, मतलब प्रेषिती या पाने वाला। यहाँ उस व्यक्ति या व्यक्तियों के ईमेल पते लिखे जाते हैं जिन्हें आप मुख्य रूप से ईमेल भेज रहे हैं। ये फील्ड खाली नहीं छोड़ी जा सकती। एक से ज्यादा पते हों तो उन्हें कॉमा लगाकर अलग करते हैं। ठीक है, टू फील्ड। दूसरा CC, मतलब कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब है कि आप ईमेल की एक कॉपी किसी और को भी भेज रहे हैं जानकारी के लिए,
टू और सीसी में लिखे सभी लोग देख सकते हैं कि ईमेल किस किस को भेजा गया है। अच्छा, तो सबको पता चलता है कि कॉपी किससे गई है। बिल्कुल। तीसरा है BCC, मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका मतलब भी कॉपी भेजना ही है, लेकिन ब्लाइंड तरीके से, मतलब अदृश्य। BCC में डाले गए लोगों के ईमेल पते 2 और CC वालों को दिखाई नहीं देते। ओह, ये तो बहुत काम का है। हाँ, इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आप बहुत सारे लोगों को ईमेल भेज रहे हों और उनकी गोपनीयता बनाए रखना चाहते हों, या जब आप नहीं चाहते कि मुख्य प्राप्तकर्ता को पता चले कि कॉपी किसी और को भी भेजी गई है। और हाँ, BCC का सही इस्तेमाल न सिर्फ प्राइवेसी रखता है, बल्कि फालतू के रिप्लाई ऑल वाले ईमेल चेन से भी बचाता है। सोचिए, दर्जनों लोगों को रिप्लाई ऑल करने से कितना डिजिटल शोर पैदा होता है। तो CC और BCC एक जैसे नहीं हैं। सही कहा, BCC गोपनीयता के लिए है। और कौन सी फील्ड्स है हेडर में? वह है फ्रॉम, प्रेषक यानी भेजने वाला। यहाँ भेजने वाले का ईमेल पता होता है, ये अपने आप भर जाता है। और फिर सब्जेक्ट, विषय, यहाँ ईमेल का संक्षिप्त सार या उद्देश्य लिखा जाता है। ये अच्छा। एक अच्छा स्पष्ट सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से पाने वाला तय करता है कि ईमेल कितना जरूरी है, कब पढ़ना है। खाली सब्जेक्ट वाला ईमेल अक्सर नजरअंदाज हो जाता है या स्पैम में भी जा सकता है। हाँ, ये तो है। सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है। ये हो गया हेडर। अब बॉडी। हाँ, दूसरा हिस्सा है बॉडी। ये ईमेल का मुख्य हिस्सा है, जहां आप अपना असल संदेश लिखते हैं। इसके भी अपने औपचारिक हिस्से हो सकते हैं, खासकर प्रोफेशनल ईमेल में, जैसे सैल्यूटेशन यानी अभिवादन, प्रिय महोदय महोदया, नमस्ते नाम या हाई टीम। फिर ईमेल बॉडी यानी मुख्य संदेश, यहां आप अपनी पूरी बात विस्तार से लिखते हैं। पैराग्राफ का इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। फिर क्लोजिंग यानी समापन, संदेश के अंत में जैसे धन्यवाद, साभार, रिगार्ड्स, और आखिर में सिग्नेचर, हस्ताक्षर। इसमें अक्सर भेजने वाले का नाम, पदनाम, कंपनी का नाम, संपर्क जानकारी होती है। ज्यादातर ईमेल प्रोग्राम्स में आप एक डिफॉल्ट सिग्नेचर सेट कर सकते हैं, जो हर ईमेल के अंत में अपने आप जुड़ जाता है। सिग्नेचर वाला फीचर काफी उपयोगी है। और तीसरा हिस्सा था अटैचमेंट। बिल्कुल, अटैचमेंट। अगर आप संदेश के साथ कोई फाइल भेजना चाहते हैं, जैसे कोई रिपोर्ट, डेटा शीट, प्रेजेंटेशन, तस्वीर या PDF, तो आप उसे अटैचमेंट के रूप में जोड़ते हैं। ठीक है, ये हुई ईमेल की पूरी बनावट, हेडर, बॉडी, अटैचमेंट। अब जरा ईमेल पते के फॉर्मेट पर आते हैं। आपने बताया था यूजर नेम @डोमेन। इसका एक खास फॉर्मेट होता है ना? कुछ भी लिख देने से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा। ईमेल एड्रेस का एक मानक फॉर्मेट होता है और उसका पालन करना अनिवार्य है, वरना ईमेल पहुंचेगा ही नहीं। फॉर्मेट है यूजरनेम @डोमेन। यूजरनेम यानी उपयोगकर्ता नाम, ये सिंबल के पहले का हिस्सा होता है। ये आपकी विशिष्ट पहचान होती है उस डोमेन पर। इसे आप चुनते हैं, लेकिन कुछ नियमों के तहत। फिर आता है सिंबल, साइन। ये यूजर नेम को डोमेन नेम से अलग करता है। एक मान्य पते में ये ठीक एक बार ही आना चाहिए। और आखिर में डोमेन यानी डोमेन नेम, ये सिंबल के बाद का हिस्सा होता है। ये उस सर्वर या कंपनी का नाम बताता है जो आपकी ईमेल सेवा होस्ट कर रही है, जैसे gmail.com, yahoo.com या किसी कंपनी का अपना डोमेन जैसे companyname.com। उदाहरण के लिए parmaracademy@gmail.com। यहाँ परमार अकेडमी यूजरनेम है और gmail.com डोमेन है। और ये यूजरनेम चुनने के क्या नियम होते हैं? क्या इसमें कोई भी अक्षर या निशान इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्पेस? नहीं, स्पेस तो बिल्कुल नहीं। इसके कुछ सामान्य नियम हैं, हालांकि ये सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से थोड़े बदल सकते हैं। आमतौर पर ये नियम लागू होते हैं। पहला, लंबाई। यूजरनेम बहुत छोटा या बहुत लंबा नहीं हो सकता, आमतौर पर 6 से 64 अक्षरों के बीच। जीमेल के लिए ये 6 से 30 अक्षर हैं। 6 से 30 जीमेल के लिए? दूसरा, अनुमत वर्ण, अलाउड कैरेक्टर्स। आप अंग्रेजी के छोटे अक्षर A to Z, बड़े अक्षर कैपिटल A to Z, अंक 0 to 9 इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मामलों में डॉट या अंडरस्कोर भी। जीमेल यूजरनेम में डॉट का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जीमेल उसे इग्नोर करता है। मतलब जॉन डो और जॉन डो एक ही माने जाते हैं। अच्छा, ये तो नई बात पता चली। हाँ। तीसरा, विशेष वर्ण नहीं, नो स्पेशल कैरेक्टर्स। आमतौर पर एंड, इक्वल टू, प्लस, कॉमा, डॉट जैसे ज्यादातर स्पेशल कैरेक्टर्स की अनुमति नहीं होती। चौथा, स्पेस नहीं, नो स्पेस। यूजरनेम में खाली जगह बिल्कुल नहीं हो सकती, ये बहुत जरूरी है याद रखना। पांचवा,
शुरुआत अंत। यूजरनेम की शुरुआत या अंत आमतौर पर अक्षर या अंक से होना चाहिए, डॉट जैसे निशान से नहीं। और छठा, अद्वितीयता, यूनिकनेस। किसी एक डोमेन पर हर यूजरनेम यूनिक होना चाहिए। मतलब gmail.com पर परमार अकेडमी नाम का यूजरनेम सिर्फ एक ही व्यक्ति का हो सकता है। ये नियम ध्यान में रखकर ही ईमेल पता बनाना चाहिए। ये नियम जानना वाकई जरूरी है, खासकर जब पहली बार ईमेल आईडी बना रहे हो। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। मान लीजिए मुझे जीमेल में एक नया ईमेल भेजना है। इसकी प्रक्रिया क्या होगी? कदम दर कदम। बहुत सीधी प्रक्रिया है। पहला कदम, अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन करें। स्क्रीन पर आमतौर पर ऊपर बाईं तरफ एक कंपोज बटन दिखेगा। इस पर क्लिक करें। इससे एक नई ईमेल लिखने वाली विंडो या पैनल खुल जाएगा। ओके, कंपोज। दूसरा कदम, अब हेडर जानकारी भरें। टू फील्ड में पाने वाले का ईमेल पता टाइप करें। एक से ज्यादा हो तो कॉमा लगाकर अलग अलग लिखें। जरूरत हो तो सीसी और बीसीसी फील्ड पर क्लिक करके उनमें भी पते डालें। सब्जेक्ट फील्ड में ईमेल का विषय स्पष्ट रूप से लिखें। 2cc BCC सब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा कदम, नीचे जो बड़ा खाली एरिया है वो ईमेल बॉडी है। यहाँ अपना संदेश टाइप करें। आप यहाँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल बार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शब्दों को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए, फॉन्ट बदलने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए। आप टेक्स्ट में हाइपरलिंक भी डाल सकते हैं। मतलब किसी शब्द को क्लिक करने लायक बनाना जो किसी वेबसाइट पर ले जाए। हाँ, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं। चौथा कदम, अगर जरूरी हो तो अटैचमेंट जोड़ना। अगर कोई फाइल भेजनी है तो अटैचमेंट आइकन पर क्लिक करें। ये आइकन अक्सर एक पेपर क्लिप जैसा दिखता है। इस पर क्लिक करने से आपके कंप्यूटर की फाइलें दिखेंगी। वहां से फाइल चुनकर अटैच करें। ध्यान रखें, जीमेल में अटैचमेंट की कुल साइज लिमिट 25 MB है। 25 MB, ये लिमिट याद रखनी होगी। हाँ, अगर फाइल इससे बड़ी है तो गूगल ड्राइव जैसी सेवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप लगभग किसी भी प्रकार की फाइल अटैच कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से .exe जैसी कुछ खतरनाक फाइल टाइप्स ब्लॉक हो सकती हैं। ओके, और पांचवा कदम, जब आपका ईमेल पूरी तरह तैयार हो जाए, एक बार उसे पढ़कर जांच लें, प्रूफ रीड कर लें कि कोई गलती तो नहीं है, और फिर सेंड बटन दबा दें। आप Ctrl+Enter शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंड, हाँ, हो गया। हाँ, और हाँ, कुछ अन्य विकल्प भी हैं। अगर आप ईमेल अभी नहीं भेजना चाहते तो कंपोज विंडो को बंद कर सकते हैं। जीमेल आमतौर पर इसे अपने आप ड्राफ्ट्स फोल्डर में सेव कर लेता है। आप बाद में ड्राफ्ट फोल्डर से उसे खोलकर पूरा कर सकते हैं और भेज सकते हैं। अगर भेजना ही नहीं चाहते तो डिलीट बटन ट्रैश कैन आइकन से हटा सकते हैं। यहां तक प्रक्रिया स्पष्ट है? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है। कंपोज, फिल डिटेल्स, राइट मैसेज, अटैच इफ नीडेड, सेंड। आपने ड्राफ्ट्स फोल्डर का जिक्र किया। जीमेल में इनबॉक्स, सेंट, स्पैम जैसे कई फोल्डर्स होते हैं। इनका क्या मतलब और मकसद होता है? ये ईमेल को मैनेज करने में कैसे मदद करते हैं? हाँ, ये फोल्डर्स ईमेल को व्यवस्थित माने ऑर्गेनाइज और प्रबंधित माने मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी हैं। हर फोल्डर का अपना खास काम है। इनबॉक्स ये आपका मुख्य फोल्डर है। जब कोई आपको ईमेल भेजता है तो वो यहीं आता है। यहीं आप नए आए हुए ईमेल देखते हैं। इनबॉक्स सबसे कॉमन। स्टार्ट, आप किसी भी ईमेल को स्टार लगाकर चिन्हित कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण ईमेल होते हैं जिन्हें आप बाद में आसानी से ढूंढना चाहते हैं। ये सभी स्टार्ड ईमेल इस फोल्डर में एक साथ दिख जाते हैं। हाँ, स्टार वाला फीचर काफी काम का है। सेंट, आपके द्वारा सफलतापूर्वक भेजे गए सभी ईमेल की एक कॉपी अपने आप इस फोल्डर में सेव हो जाती है। आप यहां जाकर देख सकते हैं कि आपने कब, किसे, क्या भेजा था। भेजे गए मेल्स के लिए, ठीक है। ड्राफ्ट्स, जैसा हमने पहले बात की, अगर आप कोई ईमेल लिखना शुरू करते हैं लेकिन भेजते नहीं हैं और बंद कर देते हैं तो वो यहां सेव हो जाता है। अधूरे मेल्स। अच्छा, अधूरे मेल्स ड्राफ्ट में। ऑल मेल, ये एक आर्काइव जैसा है। इसमें आपके इनबॉक्स, भेजे गए और आर्काइव किए गए लगभग सभी ईमेल एक जगह दिखते हैं। स्पैम और ट्रैश वाले इसमें शामिल नहीं होते। सब कुछ एक जगह, स्पैम ट्रैश छोड़कर। स्पैम या जंक फोल्डर, यहां वो ईमेल आते हैं जिन्हें जीमेल का सिस्टम अवांछित या संदिग्ध मानता है, जैसे बल्क विज्ञापन, फिशिंग वगैरह। सिस्टम इन्हें अपने आप पहचान कर यहां डाल देता है ताकि आपका इनबॉक्स साफ रहे। कभी कभी जरूरी ईमेल भी गलती से स्पैम में जा सकता है, तो इसे भी चेक कर लेना चाहिए। हाँ, स्पैम फोल्डर चेक करना जरूरी है कभी कभी। ओके, ट्रैश, कचरा फोल्डर। जब आप किसी ईमेल को डिलीट करते हैं तो वो स्थायी रूप से हटने से पहले इस फोल्डर में जाता है।
यहाँ ईमेल आमतौर पर 30 दिनों तक रहते हैं, जिसके बाद वे अपने आप हमेशा के लिए डिलीट हो जाते हैं। इस 30 दिन के अंदर आप चाहें तो उन्हें वापस रिकवर भी कर सकते हैं। ओके, डिलीटेड मेल्स के लिए ट्रैश। ये फोल्डर्स वाकई ईमेल मैनेजमेंट को आसान बनाते हैं। अब एक और रोजमर्रा की स्थिति, जब हमें कोई ईमेल मिलता है तो उसका जवाब देने के क्या विकल्प होते हैं? स्रोत में रिप्लाई, रिप्लाई ऑल और फॉरवर्ड का जिक्र है। इनमें क्या अंतर है? हाँ, किसी आए हुए ईमेल पर प्रतिक्रिया देने के लिए मुख्य रूप से ये 3 विकल्प होते हैं। पहला, रिप्लाई, उत्तर दें। अगर आप सिर्फ उस व्यक्ति को जवाब देना चाहते हैं जिसने आपको मूल ईमेल भेजा था, ओरिजिनल सेंडर को, तो आप रिप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। आपका जवाब सिर्फ उसी एक व्यक्ति को जाएगा, सिर्फ भेजने वाले को जवाब। दूसरा, रिप्लाई ऑल, सभी को उत्तर दें। अगर मूल ईमेल कई लोगों को भेजा गया था, टू या सीसी में एक से ज्यादा पते थे, और आप चाहते हैं कि आपका जवाब मूल भेजने वाले के साथ साथ उन सभी अन्य लोगों को भी जाए जो टू या सीसी में थे, तो आप रिप्लाई ऑल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सबको जवाब। हाँ, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए, खासकर अगर लिस्ट बहुत लंबी हो। क्या वाकई सभी को आपका जवाब देखना जरूरी है? अगर नहीं तो सिर्फ रिप्लाई करें। ध्यान दें, बीसीसी में शामिल लोगों को रिप्लाई ऑल करने पर भी आपका जवाब नहीं जाता। ये ध्यान रखने वाली बात है, रिप्लाई ऑल सोच समझकर। बिल्कुल। और तीसरा है फॉरवर्ड, अग्रेषित करें या आगे भेजें। अगर आप चाहते हैं कि आपको मिला हुआ ईमेल किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जो मूल बातचीत का हिस्सा नहीं था, तो आप उसे फॉरवर्ड करते हैं। आप फॉरवर्ड किए गए ईमेल के साथ अपना खुद का संदेश या टिप्पणी भी जोड़ सकते हैं, जैसे कोई मजेदार ईमेल दोस्त को भेजना हो या कोई जरूरी जानकारी सहकर्मी को भेजनी हो। ठीक है, रिप्लाई, रिप्लाई और फॉरवर्ड, ये तीनों विकल्प बहुत काम के हैं। लगता है हमने स्रोत सामग्री के लगभग सभी मुख्य बिंदुओं को छू लिया है। ईमेल क्या है, इतिहास, प्रोटोकॉल SMTP, POP3, IMAP, MIME, फिर उसकी संरचना, हेडर, बॉडी, अटैचमेंट्स और फील्ड्स जैसे टू, CC, BCC, फ्रॉम सब्जेक्ट, पते का फॉर्मेट और उसके नियम, नया ईमेल भेजना, फोल्डर्स का उपयोग और जवाब देना। बिल्कुल, हमने रे टॉमलिंसन से लेकर SMTP और BCC की बारीकियों तक सब कुछ कवर किया है। स्रोत में दिए गए कई प्रश्नोत्तर भी हमारी चर्चा में स्वाभाविक रूप से शामिल हो गए हैं, जैसे अटैचमेंट की 25 MB सीमा, वो पेपर क्लिप आइकन, मान्य अमान्य पतों की पहचान, विभिन्न सेवा प्रदाता जैसे जीमेल, आउटलुक, याहू और सॉफ्टवेयर जैसे आउटलुक जो एक क्लाइंट भी है। हाँ, ये भी स्पष्ट किया कि FTP फाइल ट्रांसफर के लिए है, ईमेल का सीधा प्रोटोकॉल नहीं। और हाँ, स्पैम यानी जंक मेल से सावधान रहना और नेटिकेट मतलब ऑनलाइन शिष्टाचार का पालन करना भी जरूरी है, जैसे अवांछित संदेशों को फॉरवर्ड न करना। तो ये भी हमारी ईमेल पर एक विस्तृत चर्चा। हमने कोशिश की कि ईमेल की तकनीकी और व्यावहारिक दोनों पहलुओं को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाया जाए, ठीक एक क्लास की तरह। उम्मीद है कि इस जानकारी से ईमेल को लेकर आपकी समझ और गहरी हुई होगी। निश्चित रूप से ईमेल आज की डिजिटल दुनिया में संचार का एक, कह सकते हैं, आधार स्तंभ है। चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर, इसे प्रभावी ढंग से, सुरक्षित रूप से और सही शिष्टाचार के साथ इस्तेमाल करना एक महत्वपूर्ण कौशल है, एक स्किल है। छोटी छोटी बातें जैसे स्पष्ट सब्जेक्ट लिखना या रिप्लाई ऑल का सही इस्तेमाल करना आपके संचार को बहुत बेहतर बना सकती हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जाते जाते आपके लिए सोचने के लिए एक सवाल। ईमेल ने पिछले करीब 50 सालों में हमारे संवाद करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। अब जरा भविष्य की ओर देखें। आपको क्या लगता है, डिजिटल संचार का अगला बड़ा रूप क्या हो सकता है जो ईमेल की तरह ही क्रांतिकारी साबित हो? क्या वो AI संचालित होगा या वर्चुअल रियलिटी में होगा या कुछ ऐसा जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते? और वो हमारे काम करने, रिश्ते निभाने और जानकारी साझा करने के तरीकों को कैसे बदलेगा? इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सीखते रहें।